हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आप सबके बीच न्यू टॉपिक के साथ आज हम आए हैं आपके बीच में। एंड आई होप कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है विदाउट एनी डिले। ओके, देखते हैं कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था और आज हमें क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट मेरा यही है कि आप लोग टॉपिक्स को फॉलो करें, अच्छे से समझें। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बेशक मेरे से पूछें। तो आज का जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट का कैसे हम मॉडिफिकेशन करते हैं अपने किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, वही चीज़ है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेनी वेजिटेबल क्रॉप्स डू नॉट परफॉर्म टू देयर फुल पोटेंशियल इन अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं जो पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं फुल पोटेंशियल तक। क्यों? क्योंकि उनको अनफेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाते इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन हमें करने होते हैं। प्रोड्यूसर्स कैन हाउएवर मॉडिफाई द इन्वायरमेंट अ स्मॉल स्केल, क्रिएटिंग माइक्रो क्लाइमेट्स मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग हाई वैल्यू वार्म सीजन क्रॉप्स। ठीक है, तो क्या है आपका, प्रोड्यूसर्स जो भी होते हैं वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कि कौन सा हमें ग्रोइंग हाई वैल्यू किस क्रॉप का हमें वहाँ पे तो लगाना है, या वार्म सीजन क्रॉप्स है या फुल सीजन क्रॉप्स है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इन्वायरमेंट में अपने, और माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए। आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ फील्ड इन्वायरमेंट टू कीप द ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्या है, आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ फील्ड इन्वायरमेंट टू कीप द ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हम जब आर्टिफिशियल कंट्रोल करते हैं फील्ड इन्वायरमेंट का, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन कर रहे हैं माइक्रो क्लाइमेट का उसको ग्रो करने के लिए। अ प्रैक्टिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल में रिक्वायर्स अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। जब हम किसी भी प्रकार के जब इन्वायरमेंटल ये प्रैक्टिस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमें फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, किस प्लांट को लगाना है उसके फिजियोलॉजी और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में हमें आइडिया होनी चाहिए, सो दैट हम उसको अच्छे तरीके से अपना प्रोसेस कर सकें। तो इट कैन बी डन थ्रू, इस कैसे कर सकते हैं, कंट्रोलिंग विंड वेलोसिटी, कंट्रोलिंग हीट लोड, कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस। इन चीज़ों को मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर मॉडिफिकेशन करके और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लांट का ग्रो और क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग माइक्रो क्लाइमेट का अपने कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे का स्लाइड हमारा क्या है। आगे हमारा स्लाइड क्या है यहाँ पे, क्लाइमेटिक नॉर्मल्स फॉर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अलग अलग क्रॉप के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। अगर वो क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर नहीं मिलते हैं तो क्या हमारा क्रॉप सही तरीके से ग्रो हो पाएगा, क्या हम सही तरीके का यील्ड ले सकते हैं, उससे रिलेटेड है आपका यहाँ पे। तो दिया क्या हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन इन्फ्लुएंस राइस यील्ड बाय डायरेक्टली अफेक्टिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस involved in grain production and indirectly through the incidence of pest and diseases। टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हमारे यील्ड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बाय डायरेक्टली अफेक्टिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी अफेक्ट करते हैं, जो कि ग्रेन प्रोडक्शन, और ग्रेन प्रोडक्शन में जो मेन जो हमारा क्या है, टेम्परेचर और सोलर रेडिएशंस का ग्रेन प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सही तरीके से उसको टेम्परेचर ना मिले, सोलर रेडिएशन ना मिले, तो इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। और साथ ही साथ अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या सनलाइट ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो उस केस में भी बहुत सारे पेस्ट डिजीज का बढ़ना चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन का क्या इन्फ्लुएंस है। आगे क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन यील्ड इज मेनली ड्यू टू टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग सीजन। अगर यील्ड में कोई कमी आ रही है तो क्या फैक्टर हो सकते हैं, टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन का क्या अंतर हो रहा है हमारे ग्रोइंग सीजन में, उस फैक्टर से भी क्या हो सकता है, यील्ड में कमी आ सकती है। ठीक है, तो हमें कैसे क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है,
कितना टेम्परेचर, कितना रेनफॉल, कितना हमें चाहिए, सनलाइट चाहिए अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वही हम लोग इसमें देखेंगे। तो राइस कैसा क्रॉप है? इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, एम्पल वाटर सप्लाई एंड हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसमें हाई टेम्परेचर चाहिए। वैसे भी हम जानते हैं कि पैडी क्या है, हम लोग खरीफ सीजन में लगाते हैं। वाटर सप्लाई ज़्यादा मात्रा में चाहिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए ग्रोइंग पीरियड के समय, ठीक है। राइस टॉलरेट्स अप टू 40 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइडेड वाटर इज नॉट लिव। राइस को कितना टेम्परेचर चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकते हैं। अ मीन टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड फॉर एंटायर ग्रोइंग पीरियड। अगर ये एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर मिलते हैं हमारे क्रॉप को पूरे ग्रोइंग पीरियड में तो भी उनके लिए बेहतर है। इफ हाई टेम्परेचर ड्रॉप्स लोअर देन 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, अगर टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाती है ग्रोथ फेज के समय तो राइस यील्ड इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ देयर स्टेराइल स्पाइकलेट्स। अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे स्पाइकलेट्स का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होगा, स्टेराइल स्पाइकलेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब स्पाइकलेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या है, यील्ड हमें वहाँ पे नहीं मिलेंगे। The period during which low temperature is most critical is about to 14 days before heading। मतलब ऐसे पीरियड जब हमें लो टेम्परेचर इज मोस्ट क्रिटिकल, मतलब लो टेम्परेचर अगर बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, लो टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब कब होने चाहिए, किस समय हमें लो टेम्परेचर चाहिए? हेडिंग होने से 14 दिन पहले, हेडिंग 14 डेज बिफोर हेडिंग से पहले क्या वो ऐसा कंडीशन होते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर क्रिटिकल होने के चांसेज होते हैं। तो उन चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, अदरवाइज वी कैन फेस वेरियस सर्कमस्टांसेज, ठीक है। आगे देखते हैं सोलर रेडिएशन। लो सनशाइन आवर्स ड्यूरिंग द वेजिटेटिव स्टेज हैव स्लाइट इल इफेक्ट ऑन ग्रेन प्रोडक्शन। अगर सनलाइट का अगर कम होता है हमारे वेजिटेटिव स्टेज में तो क्या होंगे, उसका ग्रेन प्रोडक्शन पे उसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। वेयर एज द सेम सिचुएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज रिड्यूस द नंबर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पाइकलेट्स। वही कंडीशन अगर सनशाइन कम मिलता है तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज भी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज के समय अगर सनशाइन कम मिल रहा है तो नंबर एंड डेवलपमेंट स्पाइकलेट्स की संख्या कम होगा, कम डेवलपमेंट होगा और देर आफ्टर क्या होगा, यील्ड में रिडक्शन होगा। फॉर गेटिंग ग्रेन यील्ड ऑफ 5 टन पर हेक्टेयर और सोलर रेडिएशन ऑफ 300 कैलोरी सेंटीमीटर पर डे स्क्वायर पर डे इज रिक्वायर्ड। अगर अच्छा हमें ग्रेन यील्ड लेना है 5 टन पर हेक्टेयर तो सोलर रेडिएशन कितना होनी चाहिए, 300 कैलोरी सेंटीमीटर पर डे हमें क्रॉप को मिलनी चाहिए तो हम अच्छा यील्ड ले सकते हैं। बात करें अगर हम रेनफॉल की, रेनफॉल कितना चाहिए, राइस हमें पता है कि हाई मॉइस्चर चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, तो इसलिए हम हाइड्रोफाइट्स भी के टर्म से भी जानते हैं। राइस रिक्वायर्स अ सबमर्ज्ड कंडीशन फ्रॉम स्प्राउटिंग टू मिल्की स्टेज। राइस कैसे है, ये सबमर्ज्ड कंडीशन इनको चाहिए, पानी में मतलब पानी में डूबा होना चाहिए, ठीक है। स्प्राउटिंग से लेकर मिल्की स्टेज तक पानी का मात्रा इनमें ज़्यादा चाहिए। द वाटर रिक्वायरमेंट इज 125 सेंटीमीटर, ओके। एन एवरेज मंथली रेनफॉल ऑफ 200 मिलीमीटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो लोलैंड एंड राइस एंड 100 मिलीमीटर टू ग्रो अपलैंड राइस सक्सेसफुली। मतलब मंथली रेनफॉल कितना चाहिए हमें, 200 मिलीमीटर रेनफॉल चाहिए राइस को ग्रो करने के लिए लो लैंड में और 100 मिलीमीटर चाहिए अपलैंड राइस को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सोलर रेडिएशन रेनफॉल का क्या रिलेशन है एग्रीकल्चर के साथ, पैडी प्रोडक्शन के साथ, इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा वीट हम जानते हैं रबी सीजन क्रॉप होता है। वीट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सोइंग इज 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रो होने के लिए, सोइंग होने के लिए। एट मैच्योरिटी इफ इट रिक्वायर्स 25 डिग्री सेल्सियस, जब मैच्योर होते हैं तो उस समय 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। एट हार्वेस्ट टाइम वीट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ऑफ 30 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड ब्राइट सनी पीरियड ऑफ 9 to 10 आवर्स। और क्या है, आपके हार्वेस्ट टाइम के समय वीट को हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए और ब्राइट सनी, खूब मतलब सनी डे चाहिए, ठीक है, कम से कम 9 से 10 घंटे के लिए, ठीक है। तो उसका और अच्छा यील्ड होते हैं। और मॉइस्चर कितना चाहिए, वाटर कितना चाहिए, 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कंज्यूम्स अबाउट 2500 to 3000 टन्स ऑफ वाटर। 1 हेक्टेयर वीट कितना पानी कंज्यूम करता है, 2500 से 3000 टन पानी कंज्यूम करता है। वाटर डेफिशिएंसी एट द हेडिंग स्टेज रिजल्ट्स इन श्रीवल्ड ग्रेन्स एंड लो यील्ड। अगर पानी की कमी हेडिंग स्टेज पे होती है तो क्या होगा, श्रीवल्ड ग्रेन्स, ग्रेन क्या होंगे, श्रीवल होने लगेंगे। ग्रेन क्या होंगे, सही तरीके से दाना का फॉर्मेशन नहीं होगा, टुकड़ा टुकड़ा होने लगेंगे और दिन आफ्टर क्या होगा, यील्ड में कमी आएगी।
आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे कि मेज क्रॉप इज बेस्ट सूटेड फॉर इंटरमीडिएट क्लाइमेट्स ऑफ अर्थ टू विच द बल्क ऑफ इट्स एक्रिएज इज कन्फाइंड। मेज एक ऐसा क्रॉप है जिसको इंटरमीडिएट क्लाइमेट चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी चाहिए। तो यही लिखा हुआ है कि क्या है, इंटरमीडिएट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, जो हमारे देश में मोस्टली जो एरिया में जो वीट का मेज का कल्टीवेशन होता है वो किस कंडीशन में चाहिए, उनको इंटरमीडिएट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, मेज रिक्वायर्स अ मीन टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस एंड अ नाइट टेम्परेचर अबव 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनको एक मीन टेम्परेचर कितना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस, और नाइट टेम्परेचर कितना चाहिए इन्हें, 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए ग्रो होने के लिए। मॉइस्चर कितना चाहिए इन्हें। मेज इज एडाप्टेड टू ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एज अ हाई वाटर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इनको पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ग्रो होने के लिए। इट नीड्स 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ पीरियड के समय कितना रेनफॉल चाहिए इनको, 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। द एवरेज कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाई मेज इज एस्टिमेटेड टू रेंज बिटवीन 41 एंड 64 सेंटीमीटर। एवरेज कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर कितना चाहिए मेज को ग्रो होने के लिए, 41 से 64 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। फ्रॉम जर्मिनेशन अप टू द ईयरिंग स्टेज मेज रिक्वायर्स लेस वाटर। जर्मिनेशन से लेकर ईयरिंग स्टेज तक मेज को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। हाउएवर एट फ्लावरिंग इट रिक्वायर्स मोर वाटर एंड द रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी। मतलब फ्लावरिंग के समय पानी की आवश्यकता पड़ती है और जैसे जैसे मैच्योर होने के समय इनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम चाहिए होती है। कम भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, सोलर रेडिएशन के साथ, रेनफॉल के साथ। कुछ क्रॉप के एग्जाम्पल के साथ हमने देखा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स प्रॉपरली एंड और लेक्चर्स पढ़ेंगे ऑब्वियसली क्लियर होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर डाउट में ही रहेंगे। तो कम से कम पढ़ें और डाउट को क्लियर करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगेन वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। So may God bless you.